नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात कर लेते हैं शैक्षिक परिदृश्य के। हमारे 2-3 टॉपिक और रह रहे हैं। उसमें आज हम बात कर लेते हैं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2011। ठीक है। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2000 नियमावली 2011 यानी कि नियम आए 2011 में। ठीक है। तो उसके बारे में हम ये टॉपिक है जो नियमावली 2011 है। आरटी 2009 के तहत जो नियमावली 2011 है उसके बारे में बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आरटी 2009 के प्रावधानों के लागू करने के लिए राज्य सरकार ने, देखो आरटी 2009 के प्रावधान जो थे वो लागू करने के लिए राज्य सरकार ने, किसने, राज्य सरकार ने 29 मार्च 2011 को 29 मार्च 2011 को राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 की 2011 की अधिसूचना जारी की। कब जारी की? अधिसूचना जारी की मार्च 29 2011 को। ठीक है। राज्य ने 29 मार्च 2011 को आरटी 2009 के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक नियमावली जारी की और इसमें 10 भाग और 29 नियम शामिल हैं। 10 भाग हैं, 29 नियम शामिल हैं। ठीक है। मार्च 29 2011 को जो आरटी 2009 थी उसके प्रावधानों को लागू करने के लिए ये जो नियमावली लाई गई थी, नियमावली 2011 लाई गई और इसमें 10 भाग और 29 नियम है। ये समझ आ गया। ठीक है। नेक्स्ट कि आरटी 2009 की धारा 38 द्वारा, आरटी 9 की धारा जो 38 है, धारा 38 में यही तो कहा गया था, पिछली बार हमने पढ़ा था। इसमें कहा गया था कि आरटी 2009 पढ़ी थी, उसमें धारा 38 में ये कहा गया था कि प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने निम्न नियम, अपनी राज्य सरकार नियम बना सकता है अपनी शक्तियों के अनुसार। तो राज्य सरकार ने फिर ये नियम बनाए। इसी के तहत आरटी 2009 के तहत धारा 38 में आरटी 2009 की धारा 38 के तहत राज्य सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। नियम पहला नियम है संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। नियम फर्स्ट है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 इसका संक्षिप्त नाम है। अब इसके भागों के बारे में बात कर लेते हैं। तो 10 भाग और 29 नियम हैं। तो पहला नियम में इसका नाम है, संक्षिप्त नाम क्या है। दूसरे भाग में है, पहला भाग है इसका प्रारंभिक। देखो प्रारंभिक जो भाग है वो नियम 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है। नियम फर्स्ट में तो उसका नाम ही है। भाग 1 में नियम 2 आएगा। नियम 2 में बताया गया है इसकी परिभाषाएं। देखो जो ये नियमावली 2011 है उसके भाग 1 में प्रारंभिक है और उसमें नियम 2 में है परिभाषाएं। नियम 2 में क्या है? परिभाषा है। अधिनियम क्या होता है? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। अधिनियम कौन सा? अधिनियम आरटी 2009 वाला। निःशक्त बालक के बारे में बात कही गई है। निःशक्त बालक यानी कि निःशक्त व्यक्ति समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी। अधिनियम 1995 के तहत निःशक्त व्यक्ति की परिभाषा के अधीन आने वाला कोई भी बालक है उसको निःशक्त बालक बोलेंगे। छात्र संचित अभिलेख यानी कि विस्तृत और सतत मूल्यांकन पर आधारित, विस्तृत और सतत मूल्यांकन यानी कि सीसी पर आधारित बालक की जो प्रगति का अभिलेख है उसको छात्र संचित अभिलेख कहेंगे। इसमें कुछ परिभाषाएं बताई गई हैं नियम 2 में। नियम 3 भाग 2 आता है। देखो भाग 1 में नियम 2 है, उसमें परिभाषाएं हैं। भाग 2 में विद्यालय प्रबंधन समिति आती है। इसका जो भाग 2 है नियमावली का भाग 1 में नियम 2 आता है जिसमें परिभाषाएं बताई गई है। भाग 2 आता है जिसमें विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी के बारे में बात की गई है। एसएमसी और एसडीएमसी विद्यालय प्रबंधन जो समितियां होती है उसके बारे में भाग 2 में बात की गई है। नियम 3 में संरचना और कृत्य है। जो एसएमसी है उसकी संरचना और कृत्य है। राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अलग के द्वारा समय समय पर जारी निर्देशानुसार प्रत्येक 2 वर्ष में, किसमें? प्रत्येक 2 वर्ष में विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। ठीक है। नियम 3 में बोला गया है। यह समिति धारा 21 की उपधारा 2, धारा जो 21 पे आरटी 2009 की धारा 21 में एसएमसी की बात की गई थी, उसी की उपधारा 2 के घ में कृत्यों का पालन करेगी। यानी कि विद्यालय में आवास के सभी बालकों के नामांकन और निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना। इसके काम क्या है?
इसके काम है विद्यालय के आसपास के सभी जो बालक हैं, सभी जो विद्यार्थी हैं, उनका नामांकन करना और निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं स्कूल में, ठीक है। और बालक के अधिकारों से किसी विचलन को विशेष रूप से बालकों की मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न प्रविष्ट से इनकार किए जाने, यानी कि उनके जो बाल अधिकारों के बारे में भी ये आवाज़ उठाएगी, यानी कि इसका मतलब ये है कि मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न नहीं होगा बालक के साथ में, प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार निःशुल्क हकदारियों के समयबद्ध उपबंध को स्थानीय प्राधिकारी की जानकारी में लाना है। निःशुल्क हकदारी जो हैं, ठीक है, उसको भी जो स्थानीय प्राधिकारी है उसकी जानकारी में लेकर के आना एसएमसी का ही काम है। विद्यालय में दोपहर के जो भोजन होते हैं, दोपहर के भोजन के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना भी एसएमसी का कार्य होता है। और विद्यालयों की प्राप्तियों और व्यय का जो वार्षिक लेखा जोखा होता है, विद्यालय जो है उनकी प्राप्तियों और व्यय का जो वार्षिक लेखा जोखा होता है वो भी इसकी नज़रों में होता है। और निःशक्तताग्रस्त जो बालक हैं उनकी पहचान करना और नामांकन तथा उनकी शिक्षा सुविधाओं को मॉनिटर करना। उनकी शिक्षा सुविधाओं को क्या करती है, मॉनिटर करती है एसएमसी। और प्रारंभिक शिक्षा में उनके भाग लेने और उन्हें पूरा करने को सुनिश्चित कौन करवाती है, एसएमसी ही करवाती है। निःशक्तताग्रस्त जो बालक है उनकी पहचान करके उनका नामांकन करना, उनकी सुविधाओं को मॉनिटर करना, प्रारंभिक शिक्षा में उसके भाग लेने और पूरे करने को सुनिश्चित करने का काम किसका होता है, एसएमसी का। अब नियम 4 में बात कर लेते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन समिति की जो कार्यकारी समिति है, जो 16 सदस्यीय समिति होती है कार्यकारी समिति, उसके बारे में बात की गई है। ये आरटी 2009 के बारे 9 जब हमने एसएमसी और एसडीएमसी पढ़ा था वहाँ पे भी हमने इसकी पूर्ण रूप से चर्चा कर ली थी। तो यहाँ पे करने की वहाँ पे वो वीडियो आप देख सकते हैं, एसएमसी और एसडीएमसी वाला। नियम 5 में विद्यालय विकास योजना तैयार करना, विद्यालय विकास योजना, इनके बारे में भी वहाँ पे एसडीएमसी और एसएमसी में बात की गई है। तो भाग दो में आता है नियम 2 और नियम 3 और नियम 3, 4, 5 आएंगे भाग 2 में, जिसमें एसएमसी के बारे में बात की गई है। भाग 3 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, भाग 3 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। यानी कि नियम 6 कहता है विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी कि विद्यालय प्रबंधन समिति विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा करने वाले जो बालक हैं उनकी पहचान करेगी और उनको विशेष प्रशिक्षण आयोजित करेगी। उक्त प्रशिक्षण जो है, ये विशेष प्रशिक्षण जो है वो विद्यालय में कार्य कर रहे अध्यापकों के द्वारा और इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त अध्यापकों के द्वारा किया जाएगा। उक्त प्रशिक्षण की कालावधि 3 माह कितनी होगी, 3 माह न्यूनतम होगी और शैक्षणिक प्रगति के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है। यानी कि जो ये विशेष प्रशिक्षण की अवधि कितनी होगी, 3 माह तो न्यूनतम होगी और मैक्सिमम इसको 2 वर्ष की अवधि तक भी बढ़ाया जा सकता है। और ये जो स्कूल में जो टीचर्स हैं उनके द्वारा कराया जाएगा विशेष प्रशिक्षण। भाग 3 में उसके लिए बात की गई है। भाग 4 में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के जो कर्तव्य हैं वो हैं भाग 4 में। राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के जो कर्तव्य हैं वो दे रखे हैं भाग 4 में। नियम 7 आसपास का क्षेत्र और सीमाएं, भाग 4 में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य दिए गए हैं। भाग 2 में तो भाग 3 में पढ़ लिया हमने एसएमसी वगैरह, भाग 2 में इसमें परिभाषाएं दी गई थी। और भाग 3 और भाग 4 में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। और नियम 7 आता है। नियम 7 में आसपास का क्षेत्र और सीमाएं, देखो कक्षा 1 to 5 की जो विद्यालय हैं, यानी कि प्राइमरी जो विद्यालय है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होंगे। इसमें पूरा स्पष्ट कहा गया है 1 किलोमीटर की दूरी पर। और 6 से 8 तक के जो विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक जो विद्यालय हैं वो 2 किलोमीटर की दूरी पर, अपर प्राइमरी जो स्कूल हैं वो 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित होंगे। प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 जो स्थापित होंगे वो आवास जिनकी न्यूनतम जनसंख्या कितनी है, 150 व्यक्ति है। जो प्राइमरी स्कूल होंगे 1 किलोमीटर की दूरी पर, वो किस बेसिस पे होंगे, यानी कि उनकी जो न्यूनतम जनसंख्या होगी उस एरिया की वो 150 यानी कि 150 व्यक्ति होंगे। 6 से 11 वर्ष आयु के मिनिमम 20 बालक अगर उस क्षेत्र में हैं तो वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय स्थापित हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम कितने बालक होने चाहिए, 20 बालक होने चाहिए 6 से 11 वर्ष के और 150 व्यक्ति होने चाहिए। अपर प्राइमरी यानी कि 6 to 8th क्लास के लिए आवास जहां कम से कम 2 पोषक प्राथमिक विद्यालयों से 2 पोषक प्राथमिक विद्यालयों से, यानी कि जो
दो प्राथमिक विद्यालयों से कक्षा 5 में मिनिमम 30 बालक हैं, यानी कि 1 किलोमीटर की दूरी। इसका मतलब है ये 1 किलोमीटर की दूरी है और ये 1 किलोमीटर की दूरी है, यानी कि ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर की दूरी है, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर। इसके बीच में अगर मान के चलो ये जो स्कूल है इनके बीच में अगर यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इनका जो घर है वो कितने हैं, 30 बालक हैं अगर मिनिमम, तो वहाँ पे क्या है, एक अपर प्राइमरी स्कूल स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। निशक्तता से ग्रस्त बालकों के लिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए समुचित और सुरक्षित परिवहन इंतजाम करने का प्रयास भी करेगी। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के लिए समुचित, दो निशक्तता से ग्रस्त जो बालक हैं उनके लिए जो परिवहन के इंतजाम है वो भी किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा नियम 8 में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य है। राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के जो कर्तव्य हैं वो तो नियम 7 में दी गई है। कर्तव्य क्या है, वो ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलना। और नियम 8 में इसके जो उत्तरदायित्व है, उत्तरदायित्व क्या है, विद्यालय में अध्ययनरत जो कोई भी बालक है अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 की उपबद्ध किए गए अनुसार, यानी कि निःशुल्क शिक्षा और विशेष रूप से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों और सहायक सामग्रियों के लिए हकदार होगा। यानी कि जो विद्यालय में अध्ययनरत जो बालक है वो क्या करेगा, धारा 3 में इस पे कहा गया है कि निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेगा और विशेष रूप से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और सहायक सामग्री जो है वो भी उसका भी वो हकदार होगा। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भी दिए जाएंगे और निःशुल्क सहायक सामग्री भी उसको प्रोवाइड करवाई जाएगी। निःशक्तता से ग्रस्त कोई बालक है तो निःशुल्क विशेष विद्या और सहायक सामग्री के लिए भी वो हकदार होगा। यानी कि जो अध्ययनरत विद्यार्थी है, चाहे वो निःशक्त है चाहे वो कैसा भी है, लेकिन वो निःशुल्क सामग्री उसको प्राप्त दी जाएगी, पाठ्यपुस्तक भी उसको प्रोवाइड करवाई जाएंगी धारा 3 के अनुसार। यह सुनिश्चित करेगी कौन, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी है, वो सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में कोई भी बालक के साथ जाति, वर्ग, धर्म और लिंग संबंधी दुर्व्यवहार, जाति वर्ग धर्म या लिंग संबंधी कोई दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न ना हो उसके साथ में। ठीक है, इसका भी वो ध्यान रखेगी, सुनिश्चित करेगी। नियम 9, स्थानीय प्राधिकारी बालकों के अभिलेखों का रखा जाना, यानी कि जो स्थानीय प्राधिकारी तथा बालकों के जो अभिलेख हैं, यानी कि जन्म से 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक उसके जो अभिलेख हैं वो संरक्षित रखे जाएंगे। अभिलेखों को रखा जाना, यानी कि जन्म से 14 वर्ष तक की जो आयु है उसके जो अभिलेख हैं बच्चे के, उसको भी रखेगी स्थानीय प्राधिकारी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाग 5 में। भाग 4 हो गए स्थानीय प्राधिकारी और जो राज्य सरकार है उसके कर्तव्यों के बारे में बात कर ली भाग 4 में। भाग 5 में आते हैं विद्यालय और अध्यापकों के क्या कर्तव्य होते हैं। विद्यालय और अध्यापक जो होते हैं, विद्यालय में अध्यापक हैं, विद्यालय और अध्यापकों के उत्तरदायित्व क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं भाग 5 में। नियम 10 आता है, कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश होगा, यानी कि कमजोर वर्ग और अलाभप्रद जो समूह है उसके बालकों का प्रवेश होगा। देखो, किसी विद्यालय विशेष में प्रवेश के लिए आवेदनों की संख्या कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों के लिए स्थानों की संख्या के अधिक हो, यानी कि उस स्थान की संख्या से वहाँ पे जो इस तरह के लोग आगे कमजोर वर्ग है या अलाभप्रद जो समूह है उसकी संख्या से अधिक हो तो वरीयता ऐसे बालक को ही दी जाएगी। ठीक है, और नियम 11 कहता है, नियम 11 है राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति, यानी कि राज्य सरकार प्रति बालक के व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी। प्रत्येक विशिष्ट या निजी स्कूल यह उद्देश्य हेतु अलग से खाता रखेगा। ठीक है, जो या तो निजी विद्यालय में 25% हमने पहले भी बात की है, वो क्या होंगी, आरटीई के थ्रू ये बच्चे होंगे, इनका भी व्यय भी राज्य सरकार या स्थानीय राज्य सरकार करेगी। और ठीक है, कमजोर वर्ग और अलाभप्रद बालकों के संबंध में प्रति बालक व्यय की जो प्रतिपूर्ति का दावा करने वाले जो प्रत्येक विद्यालय हैं, प्रतिपूर्ति यानी कि उसकी व्यय से संबंधित जो प्रतिपूर्ति का दावा करने वाले जो प्रत्येक विद्यालय यानी कि निजी है या सरकारी है, तो अपना दावा विद्यालय में प्रवेश दिए गए कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों की सूची सहित संबंधित बीओ से प्रस्तुत करेगा, यानी कि ब्लॉक ऑफिस को वो प्रस्तुत करेगा और ये दावा अगस्त और अप्रैल मास में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बारे में और भी बात कर लेंगे जब
नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई विद्यालय जैसे 25% जो आरटी के जो तहत निजी विद्यालयों में जो अध्ययनरत जो बालक होते हैं जिनकी फीस कौन देती है, उसका जो व्यय होता है वो कौन देता है, राज्य सरकार देती है। तो राज्य सरकार के लिए तो जो स्कूल जो है वो दावा करता है कि हमारे यहाँ इतने विद्यार्थी हैं और ये इनकी फ़ीस आपको तो वहाँ से उसको क्या है, तो उसको रिटर्न में बीओ ब्लॉक ऑफिस को देना होगा, उसकी संबंधित जो रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट की फिर जांच होगी, उसके बाद में चीज़ें प्रोसेस में आएंगी आगे, ठीक है। तो ये नियम कहता है 11, व्यय से संबंधित बच्चे की प्रति बालक व्यय की जानकारी किसको देना है, बीओ को। आयु के सबूत के लिए जो दस्तावेज होते हैं, प्रमाण पत्र नहीं होने पर, अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उसके पास में, तो आयु के लिए अस्पताल नर्स या दाई एएनएम अभिलेख होना चाहिए, आंगनवाड़ी अभिलेख भी चलेगा। माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु का सबूत अगर दिया जा रहा है तो वो लिया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको आयु के सबूत के लिए दस्तावेज मांगे हैं उसके वो मना कर दें। नियम 13, प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि, यानी कि यह विद्यालय के शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ की तारीख से 6 महीने तक होगी। यानी कि प्रवेश में अगर विद्यालय के शैक्षणिक वर्ष जहाँ जब से स्टार्ट हुआ है उसके 6 माह के भीतर भीतर कोई किसी भी बालक को प्रवेश लिया जा सकता है 6 माह तक, ठीक है। नियम 14 विद्यालयों को मान्यता से संबंधित है। नियम 15 विद्यालय की नियम जो 15 है वो विद्यालय की मान्यता वापस लेने से संबंधित है। 14-15 विद्यालयों को मान्यता से संबंधित नियम है, ठीक है। भाग 6 में इसका जो भाग 6 होता है, भाग 6 यानी कि अध्यापक से संबंधित है, यानी कि भाग 6 अध्यापक से संबंधित है। अध्यापक 17-18 यानी कि न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए, शिथिलीकरण होना चाहिए 17 में, यानी कि न्यूनतम जो क्वालिफिकेशंस हैं अध्यापक की वो है 17 में। 18 में इसमें देखा गया, नियम 18 में देखा गया कि न्यूनतम अर्हताओं को अर्जित किया जाना है, यानी कि अधिनियम के प्रारंभ के 5 वर्षों तक या अधिनियम के प्रारंभ के 5 वर्षों तक जो न्यूनतम क्वालिफिकेशंस हैं जो अध्यापक हैं उनकी न्यूनतम जो क्वालिफिकेशंस हैं उसकी उनको अर्जित किया जाना है, उनको गेन करना है, ठीक है। 19 में अध्यापकों के वेतन भत्ते वगैरह हैं और 20 में अध्यापकों के कर्तव्य हैं, ठीक है। ये तो सब अध्यापकों से 17, 18, 19 उस 20 में अध्यापकों के कर्तव्य हैं। और 21 में प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक अध्यापक जो अनुपात है, नियम 21 कहता है। नियम 21 शिक्षक छात्र जो अनुपात है उसके बारे में बात करता है, नियम 21 भाग 6 में दे रखा है नियम 21। और नियम 21 जो है प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात के बारे में बात करता है। भाग 7 में पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना, पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना भाग 7 में दे रखा है। भाग 6 में तो अध्यापक हो गए, भाग 7 में पाठ्यचर्या और प्राथमिक शिक्षा का पूरा होना, यानी कि नियम जो 22 है शैक्षणिक प्राधिकारी से संबंधित है। और नियम 23 प्रमाण पत्र प्रदान करना, यानी कि बच्चों के जो प्रमाण पत्र हैं उनको प्रदान करना नियम 23 में बोला गया है। नियम 21 में क्या है, शिक्षक छात्र अनुपात, ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा। इसके अलावा भाग 8 है, भाग 8 में शिकायत निवारण है, यानी कि नियम 14 कहता है कि अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र है। नियम 24 अध्यापकों के लिए, जब आप अध्यापक बन जाओगे और आपके लिए कोई शिकायत करनी है तो अध्यापकों के लिए जो शिकायत निवारण तंत्र है वो क्या है, ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति होगी, यानी कि बीओ जो होगा उसका वो अध्यक्ष होगा। यदि कोई अध्यापक समिति के सदस्य सचिव को लिखित में अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा, यानी कि कोई भी अध्यापक अगर उसको किसी चीज़ से शिकायत है तो वो सदस्य सचिव जो होता है, ब्लॉक स्तरीय शिकायत समिति जो होती है उसके सदस्य सचिव जो होते हैं उनको रिटर्न में अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकता है। और जो अध्यापक ब्लॉक स्तरीय समिति से संतुष्ट नहीं है तो वह जिला स्तरीय समिति में भी अपील कर सकेगा, ठीक है। उसके बाद नियम 24 के बाद नियम 25 है, बालकों की भी तो शिकायत हो सकती है, माता पिता की भी तो शिकायत हो सकती है, तो बालकों और माता पिता की शिकायत का निवारण भी हो सकता है नियम 25 में। नियम 24 है अध्यापक की शिकायत, नियम 25 है बालक या माता पिता की शिकायत।
शिकायत विद्यालय प्रबंधन समिति में होगी। देखो अध्यापक तो कहाँ करेगा, ब्लॉक ऑफिस में, और ये जो बालक हैं उसके अभिभावक हैं वो कहाँ करेंगे, विद्यालय प्रबंधन समिति में। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को वो कर सकते हैं। समुचित प्राधिकारी उचित कार्रवाई करेगा 3 माह के भीतर 3 महीने के भीतर उनकी जो शिकायत है उसकी संबंधित प्रबंधन समिति जो है वो क्या है, उसका 3 माह के भीतर आवेदक को, जो आवेदन किया है जिसने, उसको सूचित करेगा। यदि आवेदन संतुष्ट नहीं है तो वे राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में जा सकेगा। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण में वो तो जा सकेंगे, जिला स्तर अध्यापक जा सकेंगे, जिला स्तरीय शिकायत में ये जा सकेंगे, किसमें, अगर ये संतुष्ट नहीं है तो ये जा सकेंगे राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में ये जा सकेगा। ठीक है, भाग 8 में बात कर ली हमने शिकायत निवारण के बारे में। शिकायत निवारण अध्यापकों की भी हो गई और बच्चों की भी हो गई। इसके अलावा भाग 9 में बाल अधिकारों का संरक्षण है। नियम 16 राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, उसके कृत्यों का निर्वहन, ये किस में दिया है, नियम 26 में। नियम 26 में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, और नियम 18 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन और उसके कृत्य, यानी कि 1+14 सदस्य होंगे राजस्थान राज्य सलाहकार परिषद, राज्य है ये। देखो नियम 28 में, जो नियमावली 2011 के नियम 28 में, ये इंपॉर्टेंट है, नियम 28 में देखो, नियमावली 2011 के नियम 28 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन होगा। वो जो कि राज्य सलाहकार परिषद 15 सदस्य होगी, यानी कि 1+14 होगा, 1+14 सदस्य होगी, और इस परिषद में 1/3 सदस्य क्या होंगी, महिलाएं होंगी। ये जो राज्य सलाहकार परिषद है इसमें 1/3 जो सदस्य होंगी वो क्या होंगी, महिलाएं ही होंगी। और ये धारा 28 में ये बात की गई है, नियमावली 2011 की धारा 28 भाग 9 में। भाग 10 में प्रकीर्ण है धारा 29 से संकायों का निराकरण, यानी कि वीरवाला कालाबाई भील बालिका फीस पुनर्भरण योजना है, जो कि 9 से 12वीं तक की बालिकाओं को निजी स्कूलों में, यानी कि फीस का पुनर्भरण किया जाता है। कक्षा 9 से 12वीं तक की जो बालिकाएं हैं उनको निजी स्कूलों में, यानी कि प्राइवेट स्कूल होते हैं, उस पर फीस का पुनर्भरण किया जाता है। वीरवाला कालीबाई वीरवाला कालीबाई या फिर भील बालिका फीस पुनर्भरण योजना के तहत। इसका पहले का नाम था इंदिरा गांधी महिला फीस पुनर्भरण योजना। ठीक है, इसी का ही नाम था पहले। अभी जो वीरवाला जो कालीबाई है उसके नाम पर ये इसको चेंजमेंट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना आरटी के अंतर्गत निजी विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययनरत जो कक्षा 9 से 12वीं तक के जो छात्र हैं उसका पुनर्भरण किया जाता है मुख्यमंत्री बालक फीस पुनर्भरण योजना के तहत। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली किसकी, नियमावली 2011 के जितने भी नियम बनाए हैं राज्य सरकार ने। ठीक है, उसके बारे में हमने आज बात कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।